नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र आईसीसीआर हिंदी चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इस समय कार्यरत हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा और उज़्बेकिस्तान को लेकर एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया। मैंने सोचा थोड़ा उसे और विस्तार देते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और भारतीय ज्ञान परंपरा और मध्य एशिया की स्थितियों को लेकर भी हम लोग थोड़ी सी बात करें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों, हमारे आयुर्वेद, इन सब से जुड़ी हुई परंपरा है जो कि मध्य एशिया होते हुए पूरे यूरोप तक गई और उसका बहुत व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। और आज जबकि हम अपनी परंपराओं को, अपनी चीज़ों को एक तरह से दोबारा उसकी खोज में लगे हैं कि वो कितना गरिमापूर्ण था और उसने किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित किया, हम उस पर जो है लगातार बात कर रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, नई हमारी जो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, उसमें एक विषय के रूप में भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। भारत के बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं लगातार इस पे बात कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी किताबें देखने को मिल जा रही हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग थोड़ी मध्य एशिया को भी लेकर बात करें। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध परंपराओं में है और ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक कभी सीमित नहीं रही। मध्य एशिया की बात करें तो हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक, व्यापारिक और बौद्धिक आदान प्रदान की चर्चाएं मिलती हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा हम जानते हैं कि मौखिक और लिखित दोनों स्वरूपों में रही। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, गणित, चिकित्सा, कला, संगीत, ये सब कुछ समृद्ध होता रहा हमारी इस ज्ञान परंपरा में। भारतीय ज्ञान का मूल आधार ही हम वेद और उपनिषदों को मान सकते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय चेतना उसके केंद्र बिंदु हैं, उसकी एक अंतर्निहित शक्ति है। इसके अलावा गणित और खगोल शास्त्र की जब बात आती है तो बात हम करते हैं आर्यभट्ट की, ब्रह्मगुप्त की, भास्कराचार्य की, इन सब की चर्चा जो है मैंने पिछले वीडियो में किया कि किस तरह शून्य, दशमलव प्रणाली और ग्रहों की गति आदि सब के बारे में जो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ज्ञान है, उसका लाभ पूरे विश्व ने उठाया। आयुर्वेद के संदर्भ में चरक और सुश्रुत ने जो ज्ञान दिया, उसका प्रभाव मध्य एशिया पर किस तरह से पड़ा, उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव की बात आती है मध्य एशिया को लेके, तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा और केंद्र में एक जो बिंदु आता है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का आता है। मौर्य सम्राट अशोक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रयासों से बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैला। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे भारतीय जो शिक्षा के केंद्र थे, उन्होंने पूरी दुनिया से विद्वानों को जो है आकर्षित किया और मध्य एशिया के बहुत सारे विद्वान यहाँ पे आकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और यहीं से जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। गंधार, बामियान, खोतान जैसे क्षेत्र बौद्ध संस्कृति के मध्य एशिया के ऐसे क्षेत्र थे जो कि इसके प्रमुख केंद्र बने। मौर्य सम्राट अशोक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वे जो प्रयास कर रहे थे, वो उसका ही परिणाम रहा कि ये पूरे मध्य एशिया में फैला और बौद्ध धर्म के बहुत सारे केंद्र जो हैं मध्य एशिया में बने। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में कुषाण साम्राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इसे चीन और तिब्बत तक फैलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से संस्कृत और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया गया, चीनी तथा तुर्की भाषाओं में इसे उपलब्ध कराया गया। प्रसिद्ध हम पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी और हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आकर बौद्ध शिक्षा वे ग्रहण करते हैं और अपने अनुभवों से पूरे मध्य एशिया और चीन के साथ वो उसे साझा करते हैं। बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं जो कि आज के अफगानिस्तान में स्थित है, मध्य एशिया में बौद्ध कला और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तुर्किस्तान और खोतान में बौद्ध ग्रंथों की खोज से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का
एक अभिन्न अंग था और इसके बारे में तमाम पुरातत्व के प्रमाण हमको लगातार मिलते रहते हैं। रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो है वो किस तरह से इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक की रीढ़ की हड्डी रही, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो हमारा मध्य एशिया के साथ प्राचीन और मध्यकालीन व्यापार था, उसमें सिल्क रोड का या रेशम मार्ग का बहुत बड़ी भूमिका थे। भारतीय मसाले, वस्त्र, आभूषण, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इन सब के लिए जो पूरे मध्य एशिया में रास्ता खुला, यहीं से खुला। कुषाणों का साम्राज्य जो है वो पहली से 30वीं सदी के बीच का था और कनिष्क साम्राज्य भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में काफी बढ़ावा मिला। मुगल काल 16वीं से 18वीं सदी में का समय उसका रहा और बाबर जो कि मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के फरगना से भारत गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य के साथ भी इस तरह के व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बहुत बल मिला, जिसमें खासकर रेशम, कश्मीरी ऊन और आभूषणों का व्यापार शामिल था। आधुनिक व्यापार की चर्चा हम नहीं करेंगे, उसकी स्थितियों से आप सब अच्छी तरह से अवगत हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो INSTC जो हमारा है, वो किस तरह से ईरान से होते हुए सीधे रूस तक जा रहा है और वो भविष्य में व्यापार की एक बहुत बड़ी संभावनाएं जो हैं आधुनिक भारत के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो वो भी एक तरह से मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की एक आधुनिक कड़ी के रूप में उसे हम लोग देख सकते हैं। भाषा और साहित्य की जब बात आती है मध्य एशिया और भारत को लेकर, तो संस्कृत और प्राचीन फारसी के बीच का गहरा संबंध हम भुला नहीं सकते। मुगल काल में फारसी भारत की राजभाषा बनी और इसी से उर्दू भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। मध्य एशिया के प्रसिद्ध कवि अल बरूनी और अमीर खुसरो ने भारतीय संस्कृति को अपनी कृतियों में समाहित किया और खुसरो का योगदान तो हम सभी जानते हैं। कला और स्थापत्य की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मुगल स्थापत्य शैली के से जो एशियाई तत्व हैं वो भारत की बहुत सारी इमारतों में हमको मुगल कालीन इमारतों में दिखाई देते हैं। ताजमहल और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है उसका एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय लघुचित्र शैली जो है वो मध्य एशियाई लघुचित्र शैली से भी प्रभावित हुई। मतलब दोनों तरफ की जो कलाएं थी उनके बीच में किस तरह से आदान प्रदान हो रहा है, वो चीजें जो है भारत और मध्य एशिया के संबंधों के माध्यम से समझी जा सकती है। खान पान और पहनावे की भी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि बहुत सारे खान पान की चीजें भारत में जो है मध्य एशिया की तरफ से आई, जिसमें भारतीय बिरयानी है, कबाब है, समसा है, ये सारे व्यंजन भारत में मध्य एशिया से आए। तो ठीक उसी तरह सलवार कुर्ता, पगड़ी जैसी वेशभूषा भी मध्य एशिया से प्रभावित हुई। भारत और मध्य एशिया में जो संबंध था वो एक तरह से एक ताना बाना था कि दोनों संस्कृतियों से जो अच्छा मिल रहा था उसे ग्रहण किया जा रहा था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही है, जो दर्शन की चीजें रही हैं, जो आयुर्वेद की चीजें रही हैं, जो विज्ञान की चीजें रही हैं, उनसे जो है मध्य एशिया ने बहुत कुछ लिया और उसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार जो है पूरे विश्व में हुआ। और उज्बेकिस्तान के संबंध में अल बरूनी इत्यादि के बारे में हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साहित्यिक प्रभाव की बात करें तो मैं उज्बेकिस्तान में रहते हुए मैंने जाना कि जिस तरह भारत में रामायण और महाभारत जब एपिसोड रूप में टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुए तो उनकी जो लोकप्रियता थी, लगभग जब उज्बेकी भाषा में डब करके वो जो है यहाँ दिखाए गए तो वो उसी तरह से जो है लोकप्रिय हुए और लोगों ने उसको यहाँ पे बहुत पसंद किया। यहाँ की बहुत सारी मध्य एशियाई लोक कथाओं में रामायण और महाभारत के प्रसंगों से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है। पंचतंत्र और जातक कथाएं जो हमारी हैं वो तुर्की, फारसी, मंगोलियाई साहित्य में अनुदित होकर आई और वो भी यहाँ पे बहुत लोकप्रिय हैं। भारत से आए बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर यहाँ पे भारतीय दर्शन और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके भी प्रमाण हमको मिलते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो एक कड़ी के रूप में सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार, भाषा, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्रों में इनके परस्पर उस बुने हुए ताने बाने को दिखाती हैं जो कि मध्य एशिया के साथ हम साझा कर रहे हैं।
और फिर मध्य एशिया से ये किस तरह पश्चिम में गई, यूरोप में गई, और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव पश्चिम पर किस तरह से पड़ा, यूरोप पे किस तरह से पड़ा, उसकी भी चर्चा मैं अलग से भारतीय ज्ञान परंपरा का पश्चिमी देशों पर प्रभाव इस शीर्षक से एक अलग वीडियो में मैं आप के साथ साझा करूंगा। तो आज जो है हम लोगों ने मध्य एशिया की चर्चा की, भारत की चर्चा की, भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा की, और हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हमारे जो संबंध हैं वो बहुआयामी और दीर्घकालिक रहे हैं। हजारों सालों की परंपरा रही है जिसमें शिक्षा, धर्म, विज्ञान, संस्कृति सब कुछ समृद्ध हुआ है, और मध्य एशिया ने इन तमाम भारतीय ज्ञान को, विज्ञान को, परंपराओं को, संस्कृति को आत्मसात किया है। उनके संलयन से नई नई चीजें भी सामने आई हैं, और ये सहयोग जो है बौद्धिक और सांस्कृतिक दोनों स्तर पर दिखाई पड़ता है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।